वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डेम्पिक्स 360 में। और मैं आज आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ क्वेश्चन पेपर नहीं लेकर आई हूँ, बल्कि आप लोगों के लिए मैं ड्यू दिल्ली विश्वविद्यालय का जो पॉलिटिकल साइंस का एमफिल पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस करने वाली हूँ। और ये आज हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम ड्यू के एमफिल पीएचडी एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि 26 सितंबर को डेट दे दी गई है कि ड्यू एमफिल पीएचडी एंट्रेंस हो जाएगा। ओके, और किसी भी स्टूडेंट्स के लिए जो नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका अल्टीमेट गोल भी यही है कि वो आगे हायर स्टडीज में जाएं। और हायर स्टडीज में जाने के लिए आप लोगों को एमफिल पीएचडी का एंट्रेंस देना होता है। और देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एमफिल पीएचडी का एंट्रेंस देने वाले स्टूडेंट्स हैं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हो और ये क्वालिफाई होने के बाद ही आप एमफिल पीएचडी का एंट्रेंस दे सकते हैं या पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो इसलिए जो भी नेट जेआरएफ के लिए नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है, वो सभी स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इतने हायर लेवल पे और इसकी तैयारी हम कैसे करें। तो आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे जो कि 2020 रिसेंट का ही क्वेश्चन पेपर मैंने सेलेक्ट किया है। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सेम पैटर्न पे हम लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि क्लास को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे शेयर भी कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो और क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपने पुट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप नए स्टूडेंट इस चैनल पर जुड़े हैं तो चलिए, तो यहाँ पर आप लोग के लिए क्वेश्चन है फर्स्ट कि लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। Which of the following is true for Locke's conception of the social contract? तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये हम सभी चीजें क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे कि एक क्वेश्चन को किस लेवल तक उसको मोल्ड किया गया है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा घुमाकर फिर पेश किया गया है क्वेश्चन को। तो इसके लेवल को और इसके तरीके को समझना है। एज ए स्टूडेंट देखिए, आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें आती हैं, बस आप लोगों को उस क्वेश्चन को पढ़कर ना समझना है। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाइए, एनालिसिस प्रोसेस को उसको ज़्यादा लागू कीजिए। किसी भी क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो उसके जड़ को समझने की कोशिश कीजिए, तब क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, एकदम करेक्ट होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। तब तक देखिए, जो ये एग्ज़ाम होने वाला है एमफिल पीएचडी का, तो इस एंट्रेंस में आप लोगों ने अभी तक जो एमफिल में पढ़ा है वो, और जो एमए में आपका पूरा सिलेबस था वो सारी चीज़ें, और ग्रेजुएशन में जो सिलेबस था, ये तीनों ही सिलेबस आप लोग कवर कर लीजिए। तो ड्यू का जो एमफिल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। छोटी से छोटी चीज़ को आप लोग पढ़ लीजिए और हर एक कॉन्सेप्ट का जो लेवल है उसको चारों तरफ से कवर कीजिए, हर एक एंगल से उसको कवर करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। बेसिकली जो आप लोगों ने नेट जेआरएफ का जो सिलेबस देखा हुआ है, 10 पेपर्स दिए हुए हैं, उसको ही अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं ना, तब भी आपका ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। बट अगर आप लोग इस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं
तब भी आप लोग पूरी कोशिश कीजिए कि जो आप लोग का ग्रेजुएशन का सिलेबस था, जो आप लोगों का एमफिल और एमए का जो सिलेबस है, ये इन सभी चीज़ों में, तीनों लेवल में जो आप लोगों ने पढ़ा है, वो सारी चीज़ें आप गो थ्रू हो जाए, वो सारी चीज़ें आप एक बार देख लें। और नेट जेआरएफ का जो पेपर्स हैं, 10 पेपर्स हैं ना पॉलिटिकल साइंस के लिए, उन सभी पेपर्स को आप कवर कर लीजिए, तो आपका ये एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई होगा ही होगा। इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर पीएचडी में एंट्रेंस लेना है, एंटर लेना है, ठीक, एंटर करना है अगर आपको पीएचडी में या एमफिल में, तो इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ओके, तो चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा वो कमेंट में आप लोग को बताना है। ओके, कि कौन सा लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 4। ओके, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर है और ये मैंने खुद से टाइप नहीं किया है, और इसमें बेसिकली पीडीएफ ही था, तो उस पीडीएफ को मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इसको टाइप करने में, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन जो स्लाइड्स है वो काफ़ी ब्लर भी दिख सकती है और थोड़ा सा अलग भी दिखेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स दिखेगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन 4 है। ओके, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट्स क्रिटिक्स फर्स्ट द सिविल सोसाइटी एंड देन द पॉलिटिकल सोसाइटी। पहले ये नागरिक समाज को फिर राजनीतिक समाज को निर्मित करने की बात करता है। ओके, तो सामाजिक समझौते के द्वारा लॉक जो है पहले नागरिक समाज को स्थापित करने की बात करता है और फिर कहता है कि राजनीतिक समाज निर्मित होना चाहिए। इसका जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में जो एनटीए है उसने करेक्ट आंसर नहीं दिया और वो काफी डाउटफुल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने वो यहाँ से हटा दिया है। देन आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन नवलोक सिद्धांत के मूल में नहीं है, यानी which of the following is not a root of new public service theory। कौन नहीं है, कौन सा सिद्धांत न्यू पब्लिक सर्विस थ्योरी का नहीं है। तो ये है ऑप्शन 4 पब्लिक चॉइस थ्योरी, पब्लिक चॉइस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिनिधि का विरोधाभास किसने प्रतिपादित किया। हु हैज एम्फेसाइज्ड ऑन पैराडॉक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। तो जो भी ड्यू के स्टूडेंट्स रहे होंगे उनको, इन्होंने ये पेपर जरूर पढ़ा होगा पैराडॉक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो उनको पता भी होगा करेक्ट आंसर क्या है। तो बेसिकली इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। ओके, ऑप्शन सी है योगेंद्र यादव। और पैराडॉक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन में योगेंद्र यादव बात करते हैं कि जो मतदाता है, मतदाता जब वोट देने जाता है ना, तो उसको यही नहीं पता होता कि वो पार्टी को वोट दे रहा है या नेता को। तो जो व्यक्ति वोट दे रहा होता है बेसिकली वो नेता की छवि से काफी प्रभावित होता है। ओके, तो वो अपने जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है उसको करेक्टली चुन नहीं पाता है, और उसके बाद ये बात करते हैं कि जो पार्टी या जो नेता चुनकर जाता है तो उसको भी किसके हितों का प्रतिनिधित्व करना है उसके बारे में क्लियरिटी नहीं हो पाती है। अगर किसी को क्लियरिटी भी होती है तो उसको किसी न किसी दबाव में आकर अपने हितकारी जो समूह होते हैं, यानी जिसके लिए वो काम करने वाला होता है, उसके लिए फ्री होकर काम नहीं कर पाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है who has traced the evolution of BJP in term of oscillation between moderation and militancy। यानी भारतीय जनता पार्टी के विकराक्रमण, मध्य मार्ग और उग्रता के दोलन के संदर्भ में किसने चिन्हित किया है, किसने चिन्हित किया है। तो ये किया है क्रिस्टोफर जेफरले ने। ओके,
क्रिस्टोफ जैफर ने। नेक्स्ट है कि निम्न विकल्पों में से क्या विश्लेषणात्मक राजनीतिक सिद्धांत तथा आलोचनात्मक राजनीतिक सिद्धांत के बीच विभेद के प्राथमिक बिंदुओं को दर्शाता है। Which among the following option proves to be primary point of difference between analytical political theory and critical political theory? तो analytical and critical political theory में differences को कौन सी चीज सबसे ज्यादा संकेतित करती है यानी बताती है? कौन सा करेक्ट आंसर है इसका? इसका करेक्ट आंसर है आपका मेथोडोलॉजी यानी कार्य पद्धति। ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके यानी जो एनालिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी और क्रिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी है, इन दोनों की जो कार्य पद्धति है, काम करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। तो अगर इनमें डिफरेंस करना है तो हमें उनकी कार्य पद्धतियों को देखना होगा। नेक्स्ट है आपका कि आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकरण प्रतिमान सबसे पहले कहाँ आया? ओके इंपोर्ट Substitution industrialization ISI mode was first applied in। तो कहाँ पर अप्लाइड हुआ? तो ये अप्लाइड हुआ लेटिन अमेरिका में। ओके ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर वेडेंट ने प्रतिपादित किया। अलेक्जेंडर वेडेंट propounded, क्या प्रतिपादित किया है उन्होंने? तो इन्होंने प्रतिपादित किया है द सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है, द सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। नेक्स्ट है आपका कि अ सपोजिशन और प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन मेड on the basis of limited evidence as a starting point for the further investigation, which one of the following best capture the above? निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि आगामी अन्वेषण के प्रस्थान बिंदु के रूप में सीमित साक्ष्य के आधार पर की गई अनुमानित या प्रस्तावित व्याख्या? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 हाइपोथेसिस। ओके नेक्स्ट है रॉबर्ट कॉक्स के अनुसार विश्व व्यवस्था का आकार निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कॉक्स वर्ल्ड ऑर्डर इज शेप्ड बाय। वर्ल्ड ऑर्डर किससे प्रेरित है, किससे प्रभावित होता है? ये होता है पावर, प्रोडक्शन पावर एंड आइडियाज। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट व्हाट पंचायत आर फॉर इंडिया, किबूस आर फॉर। तो किबूस जो पंचायत है हमारे यहाँ उसकी तरह ही किबूस भी होता है। तो किबूस किस देश में पंचायत को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 4 इजराइल में पंचायत को किबूस कहा जाता है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन आश्रितता उपागम किसके प्रतिक्रिया के रूप में आया? तो डिपेंडेंसी स्कूल इमर्ज एज द रिएक्शन टू। तो किसके प्रतिक्रिया के रूप में आया है? तो ये आया है मॉडर्नाइजेशन पर्सपेक्टिव के रिएक्शन पर। ओके नेक्स्ट है बिना किसी पक्षपात तथा मूल्य परकता पर आधारित निष्कर्ष को कहते हैं, यानी बेसिक कंक्लूजन विदाउट एनी बायस एंड वैल्यू जजमेंट इज। तो किस पर आधारित निष्कर्ष होता है? तो ये आधारित होता है ऑब्जेक्टिविटी पे। ओके ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण डैश इज द फाइनल स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो इसका जो अंतिम प्रक्रिया होता है वो होता है जो हाइपोथेसिस होती है उसका वेरिफिकेशन या रिजेक्शन। अगर वेरिफिकेशन होता है तो हमारा रिसर्च सक्सेसफुल होता है, जो हाइपोथेसिस होता है वो वेरीफाई भी हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। ओके तो आप देख रहे हैं कि एमफिल पीएचडी के एंट्रेंस में रिसर्च मेथोडोलॉजी से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके रिसर्च से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साथ जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको भी पढ़कर जरूर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टेररिज्म
प्रबंधन का एक सिद्धांत है जो नहीं करता। तो इसमें से क्या काम नहीं करता है? टेलर की मैनेजमेंट थ्योरी। ओके, कौन सा करेक्ट आंसर है? सो इसका राइट आंसर है आपका डेवलप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ग्रैपम। ठीक, औपचारिक संचार को विकसित करना। उसके अलावा टेररिज्म ये सारे काम करता है। एनालिसिस एंड सिंथेसिस वर्क फ्लो, अटेम्प्ट टू अप्लाई साइंस टू बी एन इंजीनियरिंग ऑफ प्रोसेस एंड टू मैनेजमेंट, एंड फोर्थ इम्प्रूव इकोनॉमिक एफिशिएंसी स्पेशली लेबर प्रोडक्टिविटी। तो ये सारे काम ही टेररिज्म थ्योरी के अकॉर्डिंग सही हैं, और जो थर्ड है वो इसमें से इनकरेक्ट था। ग्रंथानुक्रम का अर्थ है, यानी बिब्लियोग्राफी मीन्स, वो क्या होता है बिब्लियोग्राफी? तो बिब्लियोग्राफी का अर्थ होता है लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड, संदर्भित पुस्तकों की सूची को लगाना। ये सभी रिसर्च का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राजनीतिक असमानता और संवैधानिक असमानता के बीच कौन अंतर करता है? हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन पॉलिटिकल एसिमेट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एसिमेट्री? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3। रोनाल्ड वॉट्स ने पॉलिटिकल एसिमेट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल एसिमेट्री की बात करी है। उसके बाद है किसने तर्क दिया कि तुलनात्मक राजनीति संकीर्ण थी क्योंकि यह पूरी तरह से पश्चिमी यूरोप के अनुभवों पर केंद्रित थी। विश्लेषणात्मक के बजाय वर्णनात्मक, औपचारिक और वैधवादी थी, और यह दो और अधिक समाजों की तुलना के बजाय व्यक्तिगत संसाधनों के अध्ययन पर ध्यान देता है। तो किसने ये स्टेटमेंट दिया है? तो ये स्टेटमेंट है रॉय मैक्रेडीज की। ओके, तो इन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करी है और वही कहा है कि ये जो है विश्लेषणात्मक के बजाय वर्णनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जटिल परस्पर निर्भरता की अवधारणा से जुड़ा है? ओके, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस? तो कौन जुड़ा है? तो ये जुड़े हैं रॉबर्ट कोहेन। ओके, रॉबर्ट कोहेन ने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करी है। नेक्स्ट है आपका कि सत्ता की स्वीकृति सिद्धांत के साथ निम्नलिखित में से कौन प्रमुख रूप से संबंधित है? हु अमंग द फॉलोइंग इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद द एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर आपका चेस्टन बर्नार्ड है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक सिद्धांत कार्य को संसाधन समतावादी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है संसाधन समतावादी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2। ओके, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें से किसने सर्वग्राही दल प्रतिमान की वकालत की? हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड कैच ऑल पार्टी मॉडल? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑटो कर्शाइमर है। ओके, ऑटो कर्शाइमर ने कैच ऑल पार्टी की बात करी हुई है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन? तो कौन है साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के ऑथर? 23rd क्वेश्चन है हमारा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका थॉमस कून। कौन है? थॉमस कून ने द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवॉल्यूशंस लिखी है। नेक्स्ट, लोकतंत्रीकरण की चौथी लहर के प्रतिपादक कौन है? चौथी लहर के प्रतिपादक कौन है इसमें से? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर आपका इनमें से कोई भी नहीं है। ओके, जो सैमुअल हंटिंगटन है वो लोकतंत्र की 3 लहरों की बात करते हैं, लेकिन ये चौथे लहर की बात नहीं करते हैं।
नेक्स्ट है, शोध में तुलनात्मक पद्धति का क्या अभिप्राय है? शोध में तुलनात्मक पद्धति का क्या अभिप्राय है? व्हाट डज द कंपैरेटिव मेथड इन रिसर्च एंटेल? तो ये ऑप्शंस आप लोग के सामने हैं, करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन 3। कौन सा है? ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आदमी धर्मों के लिए नहीं, धर्म आदमी के लिए है, यह किसने कहा? किसने कहा? किसका स्टेटमेंट है ये? सो इसका राइट आंसर है अंबेडकर। ओके। नेक्स्ट है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तार्किकता क्या कहलाती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी डिडक्शन, निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है? ये रिसर्च का क्वेश्चन है और इसमें जो सामान्य ज्ञान होता है उसको विशिष्टता की ओर स्पेशलाइज्ड किया जाता है। नेक्स्ट है 28th क्वेश्चन, एसिड हास इज एसोसिएटेड विद, यानी एसिड हास का संबंध इसमें से किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 4th है, नियो फंक्शनलिज्म, नव प्रकार्यवाद। जो नव प्रकार्यवाद है उससे अर्नेस्ट हास जुड़े हुए हैं। उसके बाद आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद के अनुसार जेंडर समानता कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो रेडिकल फेमिनिस्ट के अकॉर्डिंग जेंडर इक्वालिटी को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, चैलेंजिंग पैट्रियार्की, यानी पितृसत्ता को चुनौती देकर जेंडर इक्वालिटी को हम अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विवरण पर विचार करें। अब ग्रामशी के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट है और उसमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ग्रामशी के लिए नागरिक समाज का क्षेत्र कौन से हैं? तो फर्स्ट है कि मतभेद के ऊपर सहमति, सेकंड है प्राधान्य के ऊपर प्रबलता, थर्ड है शक्ति के ऊपर नेतृत्व एंड फोर्थ है संघर्ष के ऊपर सुलह। तो कौन कौन सा करेक्ट आंसर है? तो इसमें से सारे ही ऑप्शन, सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ओके, वो हेजेमनी की भी बात करते हैं, कंसेंट और कोएर्सन बात करते हैं, लीडरशिप की भी बात करते हैं और रिकंसिलिएशन की भी बात करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सारे ही स्टेटमेंट्स करेक्ट थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में से क्या विश्लेषणात्मक राजनीतिक सिद्धांत तथा आलोचनात्मक राजनीतिक सिद्धांत के बीच विभेद के प्राथमिक बिंदुओं को दर्शाता है? क्या दर्शाता है? माफ कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में ही गलत दिया हुआ है। ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये यहाँ पर करेक्ट नहीं है, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली ये वाला क्वेश्चन करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसमें से कौन से करेक्टली मैच नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, जो गीता रहस्य है ये जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी हुई है, तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कॉलर्स एंड उनके कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज दिए हुए हैं तो उनको मैच करना है। ओके, तो पॉल ब्रस किससे जुड़े हैं? कंचन चंद्रा किससे जुड़ी हैं? दवाईपन भट्टाचार्य किससे जुड़े हैं? पार्था चटर्जी किससे जुड़े हुए हैं? तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो चलिए यहाँ पर मैच करते हैं। जो हमारा ऑप्शन 1 है, पॉल ब्रास, पॉल ब्रास ने बेसिकली बात करी है इंस्टीट्यूशनलाइज राइट सिस्टम की, यानी संस्थागत हिंसात्मक व्यवस्था। ठीक, और उसके बाद जो कंचन चंद्र हैं उन्होंने बात करी है पैट्रोनेज डेमोक्रेसी की।
ओके, संरक्षण लोकतंत्र की बात कंचन चंद्रा ने करी है। और इसके अलावा जो भट्टाचार्य हैं इन्होंने बात करी है पार्टी सोसाइटी की। ओके, और जो पार्था चटर्जी बात करी है पॉलिटिकल सोसाइटी की। तो पॉल ब्रास संस्थागत दंगा प्रणाली, और कंचन चंद्र संरक्षण लोकतंत्र, और जो भट्टाचार्य हैं पार्टी समाज, और पार्था चटर्जी राजनीतिक समाज की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट में भी 2 लिस्ट दिए गए हैं और इन दोनों लिस्टों को करेक्टली मैच करना है। तो बताइए कि कौन सा किससे मैच कर रहा है, किसका आइडिया या किसका क्वेश्चन। ठीक, सो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो देखिए इसका राइट आंसर है मिशेल फ्यूको ने बात करी है नॉलेज इज पावर की। ओके, तो इन्होंने पावर की बात करी है, ज्ञान की शक्ति की बात करी है। ओके, और उसके बाद जो रॉबर्ट कॉक्स हैं उन्होंने बात करी है थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड फॉर सम पर्पस। जो कोई भी थ्योरी होती है वो किसी न किसी के लिए होती है और किसी न किसी उद्देश्य के लिए होती है। हेंस मॉर्गनथाउ इंटरनेशनल रिलेशंस में स्ट्रगल फॉर पावर की बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होती है वो हमेशा शक्ति के लिए संघर्ष करती है। उसके बाद जो सिंथिया इनलॉ है इन्होंने बात करी है वेयर आर दी वुमेन्स। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में सिंथिया इनलॉ बात करती हैं कि जो वुमेन्स है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट है कि विच मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट करेक्ट पेयर। तो यहाँ भी आप लोगों को लिस्ट मैच करनी है, स्कॉलर्स एंड उनकी बुक्स दिए गए हैं तो करेक्टली मैच करना है कि कौन सी बुक किसकी है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। तो देखिए जो मायरन विनर है उनकी बुक है सन्स ऑन द सॉइल ऑफ द सॉइल, माइग्रेशन एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया। ओके, ये मायरन विनर की बुक है। उसके बाद जो कंचन चंद्रा की बुक है वाई एथनिक पार्टीज सक्सीड पैट्रोनेज एंड एथनिक हेड काउंट्स इन इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रिस्टोफर जेफलोर और इन्होंने लिखी है द हिंदू नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडिया, द हिंदू नेशनलिज्म मूवमेंट इन इंडिया। उसके बाद संजीव बरुआ ने लिखी है इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ असम एंड द पॉलिटिक्स ऑफ नेशनैलिटी, इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ असम एंड द पॉलिटिक्स ऑफ नेशनैलिटी। यहाँ पर माइनर विनर सन्स ऑफ द सॉइल कंचन चंद्रा की बुक है वाई एथनिक पार्टी सक्सीड्स पैट्रनेज एंड एथनिक हेड काउंट्स इन इंडिया, और क्रिस्टोफर जेफर की बुक है द हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया, एंड फोर्थ है संजीव बरुआ इंडिया अगेंस्ट इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का 2 और सेकंड का है 3rd एंड थर्ड का है 4th। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट भी 2 लिस्ट दिए गए हैं और दोनों को करेक्टली मैच करना है। तो कौन किससे जुड़ा हुआ है, हर्बर्ट साइमन, एमपी मैरी पॉकर फॉलेट, एल्टर मेयो और रिसेंट लिंकन। तो कौन किससे जुड़ा हुआ है। सो इसका राइट आंसर आप लोगों का होगा जो हर्बर्ट साइमन है वो फंडामेंटल रिसर्च की बात करते हैं, प्रशासन में मौलिकता की बात करते हैं। ओके, और फिर जो मैरी पॉकर फॉलेट हैं उन्होंने डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी। मैरी पॉकर फॉलेट ने डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी और एल्टन मेयर ने औद्योगिक नागरिकता की मानवीय समस्याओं की बात करी। एंड जो लिकर्ट हैं, लिकर्ट ने बात करी है प्रबंधन के नए तरीकों की।
न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट की बात लिकर्ट ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का थर्ड, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी बुक्स दिए गए हैं एंड स्कॉलर्स के नाम दिए गए हैं, तो कौन सा राइट आंसर है वो बताना है। सैमुअल हंटिंगटन, बैरिटन मूरे, और उसके बाद जॉन लिंच एंड एल्फ्रेड स्टेफन एंड लॉर्ड रुडोल्फ एंड सुजान रुडोल्फ, इनके कौन कौन सी बुक्स हैं, करेक्टली मैच करनी है। सो यहाँ पर देखिए एक एक करके देखते हैं कि जो सैमुअल हंटिंगटन है उन्होंने लिखी है पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। ओके, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। फिर उसके बाद जो मूरे हैं उन्होंने लिखी है सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। ओके, सोशल ओरिजिन ऑफ डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी, लॉर्ड एंड पीस इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। उसके बाद जो जॉन लिंच है एंड एल्फ्रेड स्टेफन है उन्होंने लिखी है प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन। ओके, और रुडोल्फ एंड रुडोल्फ ने लिखी द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट है मिशेल फूको, शक्ति को केशिकाओं के रूप में समझते हैं, इन संकल्पना में उनका क्या अभिप्राय है। तो जो शक्ति की बात मिशेल फूको करते हैं तो वो केशिकाओं की, कैपिलरी की बात करते हैं, तो कैपिलरी से उनका क्या अर्थ है। तो जो इसका अर्थ है वो है पावर प्रोड्यूस आइडेंटिटी एंड सब्जेक्टिविटी की। ओके, जो शक्ति की पहचान है उसकी, और व्यक्ति परकता कैसे उत्पादित होती है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, या नॉलेज के माध्यम से कैसे शक्ति पैदा की जाती है, तो इन सभी चीजों को वो कैपिलरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने साइलेंट वाटर शब्द को सृजित किया है, यानी हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉइन्ड द टर्म साइलेंट वाटर्स, किसने यूज किया है साइलेंट वर्ड्स को। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 1। इसमें से जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किसी ने इसे यूज नहीं किया है। नेक्स्ट है कि संगठन में कार्य समृद्धि के विचार को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया। Who among the following first gave the idea of job enrichment in the organization? किसने किया। So, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 है। फ्रेडरिक हेर्जबर्ग ने इसे यूज किया है कि संगठन में कार्य समृद्धि होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प बेंजामिन कंसेंट द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्रता के प्रचार्य सिद्धांत के अधिकतम नजदीक है। इट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग option best capture the definition of liberty for the ancient as articulated by Benjamin Constant। तो बेंजामिन कंसेंट ने स्वतंत्रता का जो सिद्धांत दिया वो इसमें से किससे सबसे ज्यादा रिलेटेड है। सो इसका जो राइट आंसर है आपका है स्वतंत्रता राज्य के मामलों में सहभागी रूप में होती है। ओके, हमारा ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है। तो बॉइलिंग पॉट इजराइल, सैलेड बॉल इंडिया, कुकिंग पॉट यूके एंड मेल्टिंग पॉट यूएसए। तो कौन सा इनकरेक्ट है यहाँ पर। सो यहाँ पर जो इनकरेक्ट पेयर है वो है ऑप्शन 3। यूके के पॉट को हम कुकिंग पॉट नहीं कहते। नेक्स्ट है एक औपचारिक संगठन मुख्य रूप से इससे संबंधित है। तो किससे संबंधित होती है औपचारिक संगठन। सो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताने हैं।
सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, हार्मोनियस रिलेशंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है पूंजीवादी राज्य की प्रकृति पर उपकरणात्मक संरचनात्मक विवाद किनके माध्यम से हुआ? Between whom did the instrumentalist structuralist debate on the nature of the capital state take place? तो किस किस के बीच में ये विवाद हुआ है? संरचनात्मक और उपकरणात्मक। तो हिंदी में तो काफी कंफ्यूजिंग वर्ड दिया गया है, इंग्लिश में आप देखिए इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड स्ट्रक्चरलिस्ट। ये डिबेट किसके बीच में है? तो ये डिबेट है आपका रुडोल्फ मिलीबैंड एंड निकोलस पोलांजा। तो इन्होंने एक दूसरे को काउंटर करते हुए कई बुक्स लिखी और इन बुक्स में इन्होंने बेसिकली जो कैपिटल स्टेट है उसका जो करंट एरा है उसका नेचर कैसे है और वो कैसे काम करने लगा है, तो कैपिटल स्टेट के नेचर के बारे में इन दोनों ने स्टडी करी है और अलग अलग अपनी बातें रखी हैं। तो इनके डिबेट को स्ट्रक्चरलिस्ट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहा जाता है। ठीक, और दोनों ही ये नव मार्क्सवादी सिद्धांत का है, नव मार्क्सवादी। तो दोनों ही बात करते हैं कि कैसे जो कैपिटलिस्ट स्टेट है वो जो समाज है, समाज का जो निचला तबका है उसका शोषण कैसे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना सर्कल किन विद्वानों का समूह था? तो द वियना सर्कल वाज ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल। तो किन इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप था ये? सो इसका राइट आंसर है जिनकी दार्शनिक स्थिति, ये वाला, whose philosophical position could be described as logical positivism। तो जिनकी दार्शनिक स्थिति की व्याख्या तार्किक प्रत्यक्षवाद के रूप में की जा सकती है, उनको वियना सर्कल के अंदर शामिल किया गया। नेक्स्ट है दूसरों को बुरा बनाए बिना कुछ लोगों को बेहतर बनाने का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली यहाँ पर आप लोगों को आंसर पता चल रहा होगा। सो इसका राइट आंसर क्या है? सो राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 है, पैरेटो का इष्टतम का सिद्धांत, ऑप्टिमलिटी का जो सिद्धांत है पैरेटो का, उसमें वो कहता है कि हमारा लक्ष्य दूसरों को बुरा बनाए बिना कुछ लोगों को बेहतर बनाने का सिद्धांत है। उसके बाद नेक्स्ट है गैंग प्लैंक का अभिप्राय क्या होता है? गैंग प्लैंक रेफर्स टू किस, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है लेवल जंपिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, संगठनीय संचार में स्तर का उल्लंघन करना। नेक्स्ट है सर्वेक्षण का प्रथम उद्देश्य होता है। तो जब भी कोई सर्वे होता है तो उसका एक उद्देश्य होता है और सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यानी सूचना प्रदान करना। तो जब भी आप कोई भी सर्वे करते हैं तो उसका एक लक्ष्य है, वो है सूचना प्रदान करना। नेक्स्ट है नवलोक प्रशासन को प्रत्यक्षवाद विरोधी माना जाता है, इसका मतलब है, तो इसका क्या मतलब है कि द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसिडर एज एंटी पॉजिटिविस्ट विच मीन, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है इट रिजेक्ट्स द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वैल्यू फ्री, यानी जो पॉजिटिविस्ट है, पॉजिटिविस्ट वैल्यू की बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ फैक्ट्स की बात करते हैं। ठीक, तो जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो वैल्यू फ्री नहीं है, वो वैल्यूज की भी बात करती है, देन फैक्ट्स की भी बात करती है। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्ररी है, विरोधाभासी है। तो जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थिंकर्स, विचारक हैं, वो सभी पॉजिटिविस्ट आइडिया को क्रिटिक करते हैं। नेक्स्ट है रॉबर्ट गिल्पिन की नव यथार्थवादी धारणा में युद्ध के मूलाधार किस पर आधारित है? तो जो रॉबर्ट गिल्पिन है वो बेसिकली नव यथार्थवादी हैं और इन्होंने युद्ध के कुछ आधार बताए हैं।
तो इसमें से जो उन्होंने युद्ध के आधार बताए हैं वो किस पर बेस्ड है? सो इसका राइट आंसर है कि एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य की शक्ति का निर्धारण करना। तो जब एक राज्य दूसरे राज्य की शक्ति का निर्धारण करने लगती है तब युद्ध की स्थिति बन सकती है। नेक्स्ट है, तत्कालीन समस्या के समाधान हेतु किया जाने वाला शोध कौन सा है? कौन सा है? तो ये शोध होता है एक्शन रिसर्च। ओके, एक्शन रिसर्च क्रियाशील जो शोध होती है वो हमेशा तत्कालीन, यानी जो वर्तमान समय में कोई अगर घटना हो गई तो उस घटना को रिसर्च करने के लिए, उस पर और अधिक जानने के लिए एक्शन रिसर्च किया जाता है। तो देखिए अभी तक हमने ये पूरा क्वेश्चन कर लिया है। 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। 50 क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम में। यहाँ पर एक सेकेंड, 50 क्वेश्चंस ही आते हैं आप लोगों के एग्जाम्स में, और 50 में से आप लोगों को ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन तक करेक्ट करने होते हैं। और 50 क्वेश्चंस में से देखिए यहाँ पर लगभग 7 क्वेश्चंस जो हैं वो रिसर्च से आए हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी के आए हैं। बाकी जो 43 क्वेश्चंस थे वो सभी पॉलिटिकल साइंस से आए हुए हैं। ठीक, और कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं था। सभी क्वेश्चंस देखने में तो इजी थे लेकिन काफी एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। तो जब आप पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे ड्यू की, तो आप कॉन्सेप्ट के नींव को और उसकी गहराइयों को जरूर समझिए, वरना क्या होगा, हमें सब कुछ आते हुए भी सभी चीजें गलत हो जाएंगी। तो इसलिए उसकी कॉन्सेप्ट को, उसकी मीनिंग को, उसके हर डायमेंशंस को बहुत अच्छे से समझिए। ओके, और यहाँ पर तो रिसर्च के सिर्फ 7 क्वेश्चन आए हैं। ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं एमफिल पीएचडी के रिसर्च पेपर में, एमफिल पीएचडी के क्वेश्चन पेपर में। ओके, तो चलिए पूरे अच्छे से तैयारी कीजिए ड्यू एमफिल पीएचडी एंट्रेंस के लिए, और मिलते हैं कल की क्लास में। और नेक्स्ट भी होप कि मैं पीएचडी एमफिल के एंट्रेंस का ही क्वेश्चन पेपर लेकर आऊं, क्योंकि 26 को एग्जाम होने वाला है। पूरी संभावना है 26 सितंबर को आपका एग्जाम हो जाएगा, तो इसलिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद, और चलिए मिलते हैं कल की क्लास में इसी जोश के साथ।